हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम नया एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आरटीसीए मतलब रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950। ठीक है। और अपन पूरा कंप्लीट ये एक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेस नेविगेट प्राइम ऐप पर अवेलेबल है। आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको कंप्लीट कोर्सेस मिल जाएंगे। साथ ही साथ यूट्यूब पर जो हमारी फ्री क्लासेस होती हैं, उसका जो पीडीएफ होता है, वो पीडीएफ भी हम आपको हमारी ऐप के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर। ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन को विजिट करके पीडीएफ्स जो है, पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950। याद रखिएगा, अगर हम बात करें इसकी 1950, ठीक है, तो एक्ट नंबर जो आपका रहेगा, एक्ट नंबर आपका यहाँ पे कितना रहने वाला है, ये आपका 64 रहने वाला है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है। तो हर एक एक्ट की संख्या मैं आपको बता रहा हूं, तो ये संख्या भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। ठीक है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 से क्या समझ रहे हो, या आपको क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो आप एक चीज को समझो कि ये जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट है, इसको एनेक्टेड किया गया था 1950 में। कब एनेक्टेड किया था? 1950 में इसको एनेक्टेड किया गया था। और किसके द्वारा एनेक्टमेंट इसका हुआ था? तो एनेक्टमेंट हुआ था इसका पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका एनेक्टमेंट हुआ था। और क्या बोला गया था? इन्होंने बोला था, संसद द्वारा इसको पारित किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य जो था, वो उद्देश्य ये था कि जो आपकी सड़क परिवहन सेवाएं होती है, जैसे आप ये बसों की फोटो देख पा रहे होगे ना, तो इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी सड़क परिवहन सेवाएं हमारी होती हैं, सड़क परिवहन सेवाएं जो हमारी होती हैं, ठीक है, तो इन सड़क परिवहन सेवाओं को क्या करना? इफिशिएंट, एडुकेट और इकोनॉमिकल और प्रॉपर प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हुए चलाना। ठीक है। तो अगर शब्दों का अपन देखें यहाँ पे, तो मैंने एक वर्ड यहाँ पे बोला है इफिशिएंट, एडिक्वेट और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ पे हो गया किफायती। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा किफायती। ठीक है। तो सुचारू सुचारू रूप से, पर्याप्त और किफायती, और साथ ही साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। ठीक है। प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड जो सड़क परिवहन सेवाएं हैं, इसके लिए एक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना करना, दैट इज द मुख्य उद्देश्य। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 का। ठीक है। इसका रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 का, इसके अंदर क्या करना है? एक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना करना है। तो आप यहां पे याद रखिएगा कि जो हमारा आरटीसीए 1950 है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्ट रहेगा रोड रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है। इसका क्या करना है? इसका करना है एस्टेब्लिशमेंट।
ठीक है, इसकी स्थापना करना है। ये क्या रहने वाला है, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे एनेक्टमेंट की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे एनेक्टमेंट की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कमिटमेंट की। ठीक है, मतलब यह कब अधिनियमित हुआ है और कब से यह प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो इसका विवर्तन कब हुआ और प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो आपका रोड कॉर्पोरेशन या रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट है, ठीक है, यह पार्लियामेंट के द्वारा 4 दिसंबर, ठीक है, अगर यहां पे बात की जाए तो 4 दिसंबर 1950, ये डेट आपको याद रखना है। ये इसकी एनेक्टमेंट एंड कमिटमेंट डेट यहाँ पे हो गई है। ठीक है, इसी डेट को ये अधिनियमित हुआ और इसको जो है क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, तो 4 दिसंबर 1950 को यह क्या किया गया, पारित किया गया है, पास हुआ है, और इसी डेट से यह लागू भी हुआ है। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखना। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट आपका ये रहेगा कि इस एक्ट का एनेक्टमेंट जो है वो कब हुआ है, तो ये एनेक्टमेंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, 4 दिसंबर 1950। ठीक है, चल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये फैक्चुएट पूछा जा सकता है, तो आपको ये डेट यहाँ पे याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं कि भैया ये हमारा 1950 में आया था, तो क्या अभी तक इसके अंदर और संशोधन नहीं हुए हैं, तो हम अमेंडमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आप समझिएगा, मेजर अमेंडमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 1971 को, ये कि आपका संशोधन यहाँ पे आया। दूसरा यहाँ पे जो संशोधन है वो है आपका रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 1982। ठीक है, तो ये मेजरली आपके यहाँ पे क्या है, अमेंडमेंट है। साथ ही साथ आपको याद रखना है विच एक्सटेंड द एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी यूनियन टेरिटरी एंड एक्सपांड द स्कोप ऑफ द एक्ट। मतलब समझिएगा कि जो सड़क परिवहन निगम संशोधन अधिनियम आपका 1902 है, ठीक है, और 1971 है, इसके अंदर संघ शासित प्रदेश जो आपके हैं, ठीक है, वहां पे भी इसके विस्तार, मतलब वहां पर भी इसका विस्तार किया गया। मतलब यूनिट टेरिटरीज के अंदर भी इसका एक्सपांशन आपको देखने को मिला। तो मेजर चेंजेस जो थे वो यही आपको इस अमेंडमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं कि इसको एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड का मतलब है इसका जो विस्तार है यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर की। और आपको पता है कि हम कोई सा भी एक्ट जब चालू करते हैं तो हमारा जो पहला चैप्टर होता है वो पहला चैप्टर हमारा प्रिलिमिनरी होता है। प्रिलिमिनरी से मतलब होता है प्रारंभिक। ठीक है, मतलब यहां से हमारे इस एक्ट का क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, तो अब प्रारंभ में क्या बताया जाता है, शॉर्ट टाइटल। जैसे कि अपन प्रीवियस एक्ट जो डिस्कस किए हैं उसके अंदर आपको पता ही होगा कि क्या बताया जाता है, शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है, शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया जाता है। तो देख लेते हैं अपन आगे। तो सबसे पहला आपको पता है जो नंबर 1 लिखा हुआ है ये आपका सेक्शन यहाँ पे कहलाएगा, इसको आप सेक्शन बोलोगे। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन जो आपका है इसके अंदर शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया, मतलब संक्षिप्त शीर्षक इसका क्या रहेगा, इसका विस्तार कहां कहां पर है, और कमिटमेंट आपका कब हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो हम इसके शॉर्ट टाइटल की बात करें तो शॉर्ट टाइटल हमारा क्या रहने वाला है, शॉर्ट टाइटल इसका रहने वाला है द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950। ठीक है, शॉर्ट टाइटल क्या रहेगा, द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 आपका यहां पे रहेगा। हम एक्सटेंड की यहां पे बात करें तो एक्सटेंड आपको याद रखना है कि यह होल इंडिया में इसका आपको एक्सटेंड देखने को मिलेगा, मतलब समस्त भारत पर यह लागू होगा। क्या होगा आपका, समस्त भारत पर यह लागू होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट लॉ आपका है, या आप बोल सकते हो एक्ट जो आपका 1971 है, कौन सा, दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट लॉ जो आपका है, अवेंड बाय द सेड एक्ट शैल एक्सटेंड टू
एंड बी इन फोर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर भी आपको इसका एक्सटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? एक्सटेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1971 के अंदर जो आपका दिल्ली सड़क परिवहन विधि आपका संशोधन अधिनियम आया था 1971, प्रारंभ से क्या बोला गया, इसको संशोधित किया गया और दिल्ली के संघ शासित प्रदेश जो हैं उस पर भी यह क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके अंदर आप बोल सकते हो कि कब से यह लागू हुआ है, ये आप याद रखिएगा, जब आपका दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1971 आया। ठीक है, तो 1971 आप यहाँ पे बोल सकते हो, ईयर तो आपकी 1971 ही रहेगी। तो 1971 से इसका एक्सटेंड कहां देखने को मिला, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिला। कहां पे देखने को मिला, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली पर आपको देखने को मिला। आगे हम बात करें तो आगे यहाँ पे क्या बोला गया है कि फिर से इसके अंदर अमेंडमेंट आया था। कौन सा अमेंडमेंट आया था? आपका 1982 अमेंडमेंट आया था, अभी बताया आपको। तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट जो आया था, इसका एक्सटेंड, इसके अंदर जो संशोधन हुआ था, इस संशोधन में इसको विस्तारित किया गया। ठीक है, इसको विस्तारित किया गया या विस्तृत किया गया, कहां पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम। ठीक है, कहां पे विस्तारित किया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम। तो मेनली जो यहाँ पे अमेंडमेंट आपके आए हुए हैं, वो मेनली अमेंडमेंट आपके इसके एक्सटेंट को लेके आए हैं। ठीक है, कि यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको इसका एक्सटेंट देखने को मिलेगा। तो 1971 आपका दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर संघ शासित प्रदेश आपके जो है, ठीक है, तो उनके अंदर एक्सटेंड हुआ। 1982 के अंदर यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम के अंदर आपको इसका एक्सटेंड देखने को मिलेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो आपका है, सेक्शन 2 आपको यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, डेफिनेशंस। और आपको पता है हर एक एक्ट के अंदर आपको ये सेक्शन देखने को मिल जाता है, परिभाषाओं वाला। और परिभाषाएं अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरा एक्ट ही हमें समझ में आता है, क्योंकि ये पूरी लैंग्वेज होती है आपकी एक्ट। जैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन आपको एंसिलरी सर्विसेज के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, एंसिलरी। ठीक है, एंसिलरी सर्विसेज जो आपका होता है, इनको बोला जाता है अनुसंगी सेवा। क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अनुसंगी सेवा। इसका मतलब ऐसा है, ऐसा आप समझिए, एंसिलरी सर्विसेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सहायक सेवा से होता है। ठीक है, इसका मतलब जो होता है, किससे होता है, सहायक सेवा। सहायक सेवा को आप क्या बोलते हो, सब्सिडरी सर्विस बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको बोलते हो सब्सिडरी सर्विस। याद रखिएगा, इसी तरीके की आपको क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सब्सिडरी सर्विस मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, सहायक सेवा आपका हो गया। क्या हो गया आपका, सहायक सेवा आपका हो गया। तो ancillary services means any subsidiary service which provide amenities or facility to person making use of any road transport service of a corporation। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सड़क परिवहन की सेवा का उपयोग करने के लिए जो व्यक्ति होते हैं, तो उनको जो सुविधाएं हो गई हैं, जो सहूलियत हो गई है, ठीक है, तो सुविधाओं और सहूलियत के लिए जो सब्सिडरी सर्विसेज होती हैं, वो आपकी एंसिलरी सर्विसेज कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर मैं एयरपोर्ट की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, एयरपोर्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो एयरपोर्ट के अंदर क्या होगा, एयरपोर्ट वालों की खुद की जो टैक्सी सर्विसेज होती है ना, टैक्सी सर्विसेज आपने देखी होगी कि भैया पैसेंजर आया, उसको लेके आए, उसको छोड़ने के गए उसके डेस्टिनेशन पर। ठीक है, इस तरीके के, तो वो आपकी एक एंसिलरी सर्विस हो गई। वो क्या हो गया आपका, एक एंसिलरी सर्विस हो गई। यहाँ पे यही एंसिलरी सर्विस किसके लिए हो गया, सड़क परिवहन सेवाओं के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, सड़क परिवहन सेवाओं के लिए हो गया। अब आप इसमें समझिएगा कि चार्टर्ड बस है, जैसे चार्टर्ड बस का स्टॉप जो है आईएसबीटी हो गया। ठीक है, अब आईएसबीटी से आपको रेलवे स्टेशन पर जाना है, तो आईएसबीटी वालों ने क्या किया, टैक्सियों को हायर करके रखा हुआ, भैया
जिनको रेलवे स्टेशन जाना है तो वो बस में से उतरेंगे आईएसबीटी पे, टैक्सी के अंदर बैठेंगे और वो रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आ जाएगी। तो एक तरीके की वो एंसिलरी सर्विसेज हो गई, सहायक सेवा हो गई है। क्या हो गई है? सहायक सेवा हो गई है। तो ये चीज आप समझिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट की और ये परीक्षा के अंदर आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी आपके किसके अंदर आने वाले हैं? ये आपके एंसिलरी सर्विसेज के अंदर आने वाले हैं। किसके अंदर आने वाले हैं? एंसिलरी सर्विसेज के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगली डेफिनेशन जो हमारी है, अगली डेफिनेशन हमारी बोर्ड को लेके है। बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कॉर्पोरेशन। जो कॉर्पोरेशन आपका है, ठीक है, तो मींस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कि कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ठीक है। तो बोर्ड मतलब क्या हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन आपका हो गया। तो ये आप याद रखिएगा कि बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है, ठीक है। बोर्ड का मतलब किससे है? बोर्ड का मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे आप देखोगे तो आगे आपका यहाँ पे क्या आ गया? आगे आपका यहाँ पे कॉर्पोरेशन आ गया, ठीक है। तो आप कॉर्पोरेशन का मतलब क्या हो गया? कॉर्पोरेशन का मतलब हो गया है, कॉर्पोरेशन से मतलब है रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन से मतलब क्या है? कॉर्पोरेशन से मतलब है रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अब याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो किसके तहत हुआ है? तो ये आप याद रखना, एस्टेब्लिश्ड अंडर एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3। ये सेक्शन भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे पूछे जाएंगे। इंपोर्टेंट आपका है, इंपोर्टेंट आपका सेक्शन है, ठीक है। इंपोर्टेंट आपका ये सेक्शन है, ठीक है। इंपोर्टेंट आपका ये सेक्शन है, आप याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप इसको। चलो आगे हम बात करें, आगे हम बात करें तो यहाँ पे बोर्ड की अपन ने बात की थी। अगली डेफिनेशन जो है वो है आपकी डायरेक्टर से। अब डायरेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्टर का मतलब होता है कि जो बोर्ड आपका बना हुआ है, बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका हो गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ सॉरी मेंबर ऑफ द बोर्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो यहाँ पे डायरेक्टर कहलाएगा। वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? वो यहाँ पर डायरेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टर से मतलब क्या हो गया कि भैया डायरेक्टर जो है एक सदस्य है। डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर एक यहाँ पे सदस्य है। किसका सदस्य है? बोर्ड का सदस्य। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्लियर। देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग तो आपको हर एक्ट का पढ़ना है, हर एक्ट का पढ़ना है आपको क्योंकि इंपोर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। चलो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आगे जो डेफिनेशन आई है वो आई है आपकी एक्सटेंडेड एरिया से। एक्सटेंडेड एरिया का मतलब यहाँ पे क्या होगा? हाँ, एक्सटेंडेड एरिया से मतलब क्या होगा? बता सकता है कोई? हाँ, तो समझिए एक्सटेंडेड एरिया से मतलब ये है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये याद रखो, ये जो सेक्शन नंबर 20 है, ये क्या है आपका? सेक्शन नंबर 20 है, मतलब ये हो गया आपका धारा 20। तो धारा 20 के तहत, धारा 20 के तहत जो सड़क परिवहन सेवा आपका है, तो सड़क परिवहन सेवाओं के लिए अगर जो है क्या बढ़ाया गया है? कोई मार्ग बढ़ाया गया, क्षेत्र बढ़ाया गया है। जैसे आप समझिएगा, सपोज अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं, समझना, जैसे कोई सड़क परिवहन है आपका और सड़क परिवहन की जो सेवाएं हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो इंदौर से जो है सीहोर ले लो आप, इंदौर से सीहोर आपकी सड़क परिवहन सेवा है। सेक्शन 20 के तहत ये जो सड़क सेवा आपकी थी इसको एक्सटेंड करके कहां तक कर दिया गया है? भोपाल कर दिया है। तो अब सीहोर से भोपाल का जो ये नया रूट आपका यहाँ पे एडिशन हुआ है,
इस सड़क परिवहन सेवा के अंदर वो आपका एक्सटेंडेड एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो आपका एक्सटेंडेड एरिया कहलाएगा। इसको हम एक्सटेंडेड एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन याद रखना ये एरिया जो यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है यह आपका धारा 20, ठीक है, मतलब सेक्शन 20 के तहत यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, धारा 20 के तहत यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो भी रूल इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं, ठीक है, अधीन बनाए गए हैं, ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो भी रूल आपके बनाए गए हैं तो आपको उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यहाँ पर यूज करोगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपकी यहाँ पे बन जाती है और इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपकी है रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस से। किससे है? आपकी रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस से है। अब रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब क्या होता है? तो इसको बोला जाता है सड़क परिवहन सेवा। क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सड़क परिवहन सेवा। अब सड़क परिवहन सेवा से मतलब क्या है? ठीक है, सड़क परिवहन सेवा से मतलब ये है कि आप सिंपल यहाँ पे समझिएगा बाई रोड जो सेवाएं हैं। अब बाई रोड सेवाओं में क्या हो सकता है कि आप कोई यहाँ पे सर्विस दे रहे हो जिसके अंदर आप किसको लेके जा रहे हो? आप पैसेंजर को भी कैरी कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो? आप गुड्स को भी यहाँ पे कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई व्हीकल आपका है जिसको आपने हायर किया हुआ है, ठीक है, हायर किया हुआ है और वो क्या कर रहा है? पैसेंजर्स को कैरी कर रहा है और गुड्स को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? यह आपकी रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस कहलाएंगी। ठीक है, चलिए आगे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आगे आपकी जो डेफिनेशन आएगी वो डेफिनेशन आएगी आपकी व्हीकल। ठीक है, अब व्हीकल का मतलब तो आप समझते हो ना कि व्हीकल को हम वाहन बोलते हैं और व्हीकल जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? तो किसी भी प्रकार का मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल जो आपका होगा। मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? हाँ, क्या होता है भैया? इसके अंदर बैटरी लगी हुई है और बैटरी लगी हुई है जो कि इसको धक्का दे रही है और ये आगे बढ़ रहा है। एमबी एक्ट के अंदर हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया था इसका। ठीक है, अगर आपको याद हो तो डिटेल्ड इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसके अंदर अपन ने ये डिटेल्ड में समझा था कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल कौन सा होता है और मैंने बोला भी था कि इस पर आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए, आई बात समझ में? तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल का मतलब कि यांत्रिक शक्ति से चलने वाले जो आपके व्हीकल होते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है जिनका, वो आपका होगा। अब यहाँ पे याद आपको रखना है कि जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल होते हैं इसके अंदर ट्राम कार जो आपकी होती है, ट्रॉली व्हीकल्स जो आपके होते हैं, ये आपका की पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ट्रॉली व्हीकल्स जो आपके होते हैं और जो आपके ट्रेलर होते हैं, ट्रेलर भी मैंने आपको डिफाइन किया था कि ट्रेलर आपका क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी आपके व्हीकल के अंदर क्या किए जाएंगे? व्हीकल के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका क्या है? ये आपका ट्राम कार है। इसको इंक्लूड किया गया है मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल के अंदर। ठीक है, आपसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या है? ट्राम ट्राली था ना? हाँ, ट्रॉली व्हीकल। ये आपका आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इस टाइप का जो व्हीकल हो गया वो आपका ट्रॉली व्हीकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ट्रॉली व्हीकल आपका हो जाएगा। और इस तरीके के अगर कोई व्हीकल होते हैं तो इसको आप ट्रेलर बोल देते हो। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? ट्रेलर। अब वैसे तो ये सेमी ट्रेलर की कैटेगरी में आता है, इसके पीछे और एक आधी अटैचमेंट होगा तो वो आपका ट्रेलर की कैटेगरी में आ जाएगा और इसको अपन ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बहुत अच्छे से अपन ने समझा था। बट एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कि आप ट्रेलर
से क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ट्रेलर है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करें तो अब आप याद रखना कि इस एक्ट के अंदर अगर कोई वर्ड आपका है या फिर कोई एक्सप्रेशन आपकी है, ठीक है, यूज की जाती है, लेकिन इस एक्ट के अंदर उसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अब ये 1950 में बना था ना, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 तो आपका आया नहीं था। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट, कौन सा, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 था, 1939 था, इसको रिपील्ड करके क्या आया था, इसको रिपील्ड करके आपका आया था मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आया था, ठीक है। ये आपका क्या हुआ था, रिपील्ड हुआ था आपका रिपील्ड हुआ था। तो यहाँ पे जो डेफिनेशंस आपकी होंगी, जो वर्ड और एक्सप्रेशंस यूज होंगे और डिफाइन नहीं किए गए होंगे, तो इनको डिफाइन कहां पे किया जाएगा, याद रखना इन चीज को, डिफाइंड इन इनको डिफाइन किया गया है डिफाइंड इन एमबी एक्ट 1939, ठीक है। 39 के अंदर आपको डेफिनेशंस देखने को मिले, ठीक है। इसके अंदर डिफाइन किया गया है, क्या किया गया है, इसके अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। होप सो यहां तक सभी को समझ में आया होगा। हाँ, बहुत सारे एक्ट हो गए, बहुत सारे सेक्शंस और धाराएं आपको याद रखनी है, तो इंपोर्टेंट चीजों को आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगर एक तरफ से आप सारे एक्ट देखो, मैं आपको लिंक करके सारे एक्ट बता रहा हूँ, जिसकी जहां पे लिंक हो रही है उन एक्ट को पढ़ा रहा हूँ। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, हर एक एक्ट के अंदर आपका आ जाता है वो, तो अपन ने उसको सबसे पहले इसीलिए ही कवर अप किया था कि हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर कोई चीज बीच में आएगी तो फिर हमें समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को हमने समझा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डेफिनेशंस आपकी हो गई हैं, और अब आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो है, तो चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें क्या बताया गया है, हमें रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बारे में बताया है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको अभी जैसे मैंने बताया था कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, अभी बताया था मैंने, इसके एस्टैब्लिशमेंट पर मैंने आपसे बात की थी। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, क्या है, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो एस्टैब्लिशमेंट आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 3 के अंदर। इस एक्ट का जो सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 3 के अंदर आपको एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलेगा, यही मैंने बोला था। अब आप यहाँ पे देखो तो सेक्शन नंबर 3 आपका ये आ गया, ये आपका क्या है, यह आपका यहाँ पर सेक्शन 3 है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इन द स्टेट, ठीक है। तो राज्य के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना करना है, तो यह आपको कहां पे देखने को मिलेगा, रूल नंबर सॉरी सेक्शन नंबर 3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पे क्लॉज ए आता है, और यहाँ पे क्या बोलता है कि द एडवांटेज ऑफर्ड टू द पब्लिक ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाय द डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सड़क परिवहन के विकास से, ठीक है, इसके डेवलपमेंट से क्या होने वाला है, अगर रोड ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है तो पब्लिक को ट्रेड का मतलब हो गया यहाँ पे व्यापार से, व्यापार में, ठीक है, व्यापार में, इंडस्ट्री से मतलब यहाँ पे हो गया उद्योग, इंडस्ट्री से मतलब हो गया यहाँ पे उद्योग, ठीक है, बाय द डेवलपमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इनको सबको क्या होने वाला है, इनको एडवांटेज होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है, इनको
एडवांटेज होने वाला है, इनको लाभ होने वाला है। ठीक है, अगर देखो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो पब्लिक का आना जाना यहाँ पे जो होगा इजी रहेगा, ट्रेड व्यापार करना भी आसान रहेगा और इंडस्ट्री को भी यहाँ पर जो है आसानी होगी अपने जो गुड्स वगैरह यहाँ इधर उधर भेजने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बी नंबर का क्लॉज है जो कि क्या बताता है कि द डिजायरेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है वांछनीय, डिजायरेबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है वांछनीय। तो द डिजायरेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एनी फॉर्म ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विथ एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे वांछनीय यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट से रोड ट्रांसपोर्ट का जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसा हो जाएगा, वांछनीय हो जाएगा। ठीक है, आप समन्वय, समन्वय जो है करना कितना वांछनीय है इसको दृष्टि में रखते हुए, इसको दृष्टि में रखते हुए, वांछनीय मतलब समझ रहे हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो बसें होती ना उन पे लिखा होता है ना, जैसे सपोज मान लो कि 2 बजे कोई ट्रेन किसी पर्टिकुलर प्लेस से निकलने वाली स्टेशन से, ऐसा लिखा रहता है कि ये मेल, एक्सप्रेस मेल, ठीक है, जनता मेल ये गाड़ी को इतने बजे मिला देगी। ठीक है, तो एक तरीके का वही हो गया यहाँ पे डिजायरेबल। ठीक है, वांछनीय, वांछनीय समन्वय कितना करना है यहाँ पे। ठीक है, वांछनीय समन्वय कितना करना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए इसका रोड ट्रांसपोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर का जो क्लॉज है, मतलब सी नंबर का जो क्लॉज है, इसके अंदर क्या है कि जो डिजायरेबिलिटी है इसको आपको क्या करना है, एक्सटेंडिंग और इंप्रूविंग। ठीक है, फैसिलिटी, जो फैसिलिटीज आपकी यहाँ पे रहने वाली सुविधाएं जो रहने वाली हैं उन सुविधाओं का विस्तार करना है, उन सुविधाओं का सुधार करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि रोड ट्रांसपोर्ट इन एनी एरिया एंड प्रोवाइडिंग एन इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सिस्टम और रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, इफिशिएंट का मतलब यहाँ पे हो गया किफायती। ठीक है, सॉरी या इसका मतलब किफायती नहीं, किफायती इकोनॉमिकल का होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इकोनॉमिकल का किफायती होगा। तो किफायती, किफायती और इकोनॉमिकल की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकल को अपन यहाँ पे बोलेंगे, सॉरी इफिशिएंट को हम यहाँ पे बोलेंगे कुशल, कुशल एवं किफायती जो रोड सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, उनको प्रोवाइड करना है। आगे आप समझिए, मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एस्टेब्लिश द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली अंडर सच नेम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो राज्य सरकार राज्यपत्र के अंदर अपना नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करेगी। ठीक है, जिसके अंदर नाम से आप बोल सकते हो, किसी भी नाम से समस्त राज्य और राज्य के किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर सड़क परिवहन निगम जो है स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो स्थापना आप समझिएगा, स्थापना यहाँ पे कैसे हो रही है, स्थापना यहाँ पे ये हो रही है कि राज्य सरकार के द्वारा ऑफिशियल गजेट के अंदर, ठीक है, तो ऑफिशियल गजेट में अधिसूचना को जारी करके समस्त राज्य के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो है रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड क्या किया जा सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश्ड किया जा सकता है। आगे हम बात करें तो आगे हमारा आता है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, निगम का अधिनियम। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरी कॉर्पोरेशन शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नाम है वो आपको किस सेक्शन के तहत नोटिफाइड होगा। ठीक है, तो निगम धारा मतलब जो सेक्शन 3 है इसके अधीन अधिसूचित जो नाम आपका होगा वो एक निकाय के लिए निगमित आपका होगा। ठीक है, हैविंग परपेचुअल succession and a common seal and shall by the said name sure and be sure। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जिसकी उत्तराधिकारिता होगी, ठीक है, और एक समान मुहर होगी, क्या होगी इसकी सील जो होगी एक समान आपकी होगी, उसी नाम से वाद दायर कर सकेगा और उसके विरुद्ध भी वाद दायर कर सकता है। ठीक है,
मतलब जो अपील वगैरह होती है, वाद वगैरह होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दायर करना है। तो आप ये याद रखिएगा कि इसके लिए आपको यहाँ पे कॉमन सील देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, एवरी कॉर्पोरेशन शैल बी बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट बॉडी आपकी रहेगी और इसका जो नाम होगा वो नाम आपका कहाँ पे स्पेसिफाइड होगा, वो नाम आपका अंडर द सेक्शन 3 आपका यहाँ पर स्पेसिफाइड किया जाएगा। बस इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे याद रखना है। और ये इनकॉर्पोरेशन आपको 4 नंबर सेक्शन के अंदर बताया गया है। जैसे अब आप देखो सेक्शन 5 के अंदर क्या बताया गया है, मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन के बारे में बताया है और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया है। अब आप देखोगे कि जो भी निगम के कार्य वगैरह होते हैं ठीक है, तो अब कार्य वगैरह के लिए क्या होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे सामान्य पर्यवेक्षण आपका हो गया, डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे निर्देश हो गया, मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे प्रबंधन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रबंधन आपका हो गया। तो जो अफेयर एंड बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेशन सेल वेस्ट इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेच with the assistant of its committee and managing director may exercise all such power and do also such act and thing as may be exercised or done by the corporation। आप यहाँ पे समझिएगा कि प्रबंध निदेशक जो आपका होता है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर जो आपका यहाँ पे होगा, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की सहायता से वे सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और ऐसे सभी कार्य कर सकेंगे जो निगम के द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसकी अपन डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप बोर्ड से मतलब आपको पता है, अभी डेफिनेशन में बताया है। तो बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, इसके अंदर आपको चेयरमैन देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन देखने को मिलेगा, चेयरमैन देखने को मिलेगा, एंड सच अदर डायरेक्टर, और आपको अन्य यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, निदेशक देखने को मिलेंगे, बीइंग नॉट लेस देन 5, जो 5 से कम नहीं होंगे, और नॉट मोर देन 17, और 17 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कौन इनको अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये जो आपका सेकंड नंबर आपका सब सेक्शन है, इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे सब सेक्शन क्या है, आपका इंपोर्टेंट आपका सब सेक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये आपका इंपोर्टेंट सेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, इंपोर्टेंट सेक्शन आपका है कि बोर्ड जो रहेगा इसके अंदर आपको चेयरमैन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, चेयरमैन आपको देखने को मिलेगा, और डायरेक्टर भी होंगे जो कि 5 से कम नहीं होने चाहिए और ना ही 17 से ज्यादा होने चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब आप समझिएगा, द स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट सो थिंक फिट appoint one of the other director as the vice chairman of the board। मतलब अगर राज्य सरकार यहाँ पे उपर्युक्त समझती है कि मंडल मतलब कोई निर्देशक जो है, ठीक है, जो आपके अदर डायरेक्टर है, ठीक है, अन्य निर्देशक अदर डायरेक्टर जो है, इनमें से अगर कोई व्यक्ति फिट बैठता है तो वो उसको बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी बना सकती है। ठीक है, तो जो अदर डायरेक्टर होते हैं उनमें से कोई व्यक्ति जो रहेगा वो आपका वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बन जाएगा, और इसको अपॉइंट कौन करने वाला है, इसको अपॉइंट करने वाला है आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको कौन अपॉइंट करने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट आपका अपॉइंट करने वाला है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे हम बात करेंगे, तो आगे यहाँ पे क्या है कि जो भी इस एक्ट के तहत रूल आपके बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन बोथ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न ऑन द बोर्ड इज सच प्रोपोर्शन एज मे बी एग्रीड टू द बोथ द गवर्नमेंट and appointment of each government of its own representative thereto, where the parties under subsection 3 of section 23 provision shall also be made for the representation of such shareholder on the board and the manner in which the representation shall be elected by shareholders। क्या मतलब आया आपको समझ में कि इसके तहत जो भी आपके नियम यहाँ पे बनाए जाते हैं केंद्र सरकार या फिर संबंधित राज्य सरकार से, तो जो सरकारों के प्रतिनिधित्व, दोनों के प्रतिनिधित्व होंगे, ठीक है,
अनुपात में यहाँ पे व्यवस्था होगी, ठीक है, अनुपात में आपके रहने वाले हैं, दोनों सरकारों के द्वारा जो सहमत यहाँ पे अनुपात होगा उस अनुपात में प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति यहाँ पे होंगे। प्रत्येक सरकार जो रहेगी अपने अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति की व्यवस्था करेगी और निगम का जो सेक्शन आपका 23 है उसकी जो उपधारा 3 है इसके अधीन अन्य पक्षों के जो शेयर होल्डर रहेंगे तो इनके शेयर जारी करके बढ़ाई जाती है, ठीक है, व्यवस्था जो है शेयर जारी करके बढ़ाई जाती है और शेयर धारकों का जो प्रतिनिधित्व है तो प्रतिनिधियों के निर्वाचन की विधि के लिए प्रावधान अलग से इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। आगे आप देखो सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एंड द मैनर ऑफ फाइलिंग caused vacancy amongst the directors shall be such as may be prescribed। मतलब निर्देशकों का जो कार्यकाल है, ठीक है, आकस्मिक रिक्तियों को भरने की जो रीति है वही होगी जो नियमों द्वारा नियत की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी होगी तो आप किसी को भी यहाँ पर बना दो, जो यहाँ पे प्रोसीजर आपकी फॉलो हो रही होगी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की वही सेम प्रोसीजर आपकी यहाँ पर फॉलो की जाएगी। आगे हम बात करें तो आगे हमारा सेक्शन 6 आता है जिसके अंदर जो डायरेक्टर यहाँ पे बना हुआ है उसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई। क्या बात की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। अब ठीक है, तो बने रहने या चुने जाने के लिए क्या योग्यता की यहाँ पे बात की गई है तो समझिएगा इंपोर्टेंट आपका सेक्शन यहाँ पे बनेगा ये, ठीक है, इंपोर्टेंट आपका सेक्शन बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको पढ़िएगा। सब सेक्शन 1 बोलता है a person shall be disqualified for being chosen as or for as being director of the corporation। कोई व्यक्ति निगम का निर्देशक चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य होगा कब, पहला if he is found to be lunatic और a person of unsound mind, ठीक है, मतलब यदि वह पागल या फिर अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति पाया गया हो तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, लोनेटिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पागल, ठीक है, ये वर्ड आप याद रखने का, कितना अच्छा वर्ड यहाँ पे पागल के लिए कर लिया है यूज, ठीक है, तो वर्ड आप याद रख लेना। ये क्या हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया अस्वस्थ मस्तिष्क में अगर पाया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट होता है इफ ही हैज बीन एडजस्ट इंसॉल्वेंट, ठीक है, याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति दिवालिया घोषित ना किया गया, वह व्यक्ति क्या किया नहीं जाना चाहिए, वह व्यक्ति दिवालिया घोषित किया गया ना हो। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ he has been convicted of a offense involving moral turpitude, ठीक है, मतलब नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोष सिद्धि ना किया गया हो, ठीक है, दोष सिद्धि ना किया गया हो, ठीक है, ना किया गया हो नहीं, ना तो बोले नहीं, किया गया हो, ठीक है, तो अगर वो नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किया गया है, मतलब उसके ऊपर ये अपराध जो है वो प्रूफ हो जाता है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा एज अ डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ ही हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी इंटरेस्ट इन एनी सब्सिटिंग कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और इन एनी वर्क बीइंग डन फॉर द corporation except as a shareholder other than the director in an incorporated company provided that where he is a shareholder he shall disclose to the state government the nature and extent of the share held by him in such company। कहने का मतलब क्या है, यदि उसके पास निगम के साथ कोई किया गया अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें निगम के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी किए जा रहे हैं तो वह किसी निगमित कंपनी का एक शेयर धारक हो, बशर्ते जहां पे आपका जो शेयर धारक है वह राज्य सरकार को उस कंपनी में अपने पास रखे गए शेयरों की प्रकृति और परिणाम की सूचना दे, ठीक है,
चलो आगे है, इफ ही हैज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी अदर रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकन, यदि उसकी किसी अन्य सड़क परिवहन उपक्रम में कोई वित्तीय रुचि हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नथिंग इन क्लॉज डी, क्लॉज डी के अंदर यहाँ पे क्या बोला है, क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1, क्लॉज डी के सबसेक्शन 1 के अंदर क्या बोला, shall be deemed to disqualify the managing director of corporation for being chosen or being a director। ठीक है, तो उपधारा 1 के जो खंड डी है उसके अंदर कोई बात निगम के प्रबंध निर्देशक को या उसके निर्देश के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपोर्टेंट आपका पॉइंट बनेगा, इंपोर्टेंट किस कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। सबसेक्शन 3 आपका यहाँ पे क्या हो गया है, सबसेक्शन 3 ये हो गया कि उपधारा 1 का जो ई पॉइंट आपका है या क्लॉज ई है, अयोग्य नहीं मानेगी। किन कंडीशन में अयोग्य नहीं मानेगी, तो यहाँ पे ये बोला है एनी ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट फॉर बीइंग चूजन एज और बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को निगम का निर्देशक चुने जाने या बने रहने से अयोग्य नहीं मानेगी। दूसरा, एनी ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेशन फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अनदर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला, किसी निगम के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को किसी अन्य निगम निर्देशक चुने जाने या बने रहने से। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये याद रखना, डिस्क्वालीफाई का यहाँ पे बोला है कि निहित कोई बात निम्नलिखित को अयोग्य नहीं मानेगी, इनको अयोग्य नहीं मानेगी, डिस्क्वालीफाई नहीं मानेगी। सेक्शन नंबर 7 आपका है जो कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस बाय द चेयरमैन और डायरेक्टर यहाँ पे बताता है। ठीक है, चेयरमैन और डायरेक्टर के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस की बात की जा रही है वो हमें सेक्शन 7 में देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या है कि अध्यक्ष या किसी निर्देशक द्वारा पद से, सॉरी रजिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, रिजग्नेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। रिजग्नेशन का मतलब यहाँ पे हो गया त्याग पत्र, रिजग्नेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिजग्नेशन का मतलब हो गया त्याग पत्र। ठीक है, तो कोई भी आपका अध्यक्ष हुआ या निर्देशक हुआ और वो रिजग्नेशन यहाँ पे देता है, पद से त्याग पत्र देता है, उसके संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई चेयरमैन हुआ या फिर एनी अदर डायरेक्टर हुआ आपका कॉर्पोरेशन का, ठीक है, चेयरमैन हुआ या फिर कॉर्पोरेशन का कोई डायरेक्टर हुआ और अगर वो क्या करता है, ऑफिस से रिजाइन करता है, ठीक है, तो रिजाइन के लिए क्या बोला, हिज ऑफिस बाय गिवन नोटिस इन राइटिंग, इसको नोटिस देना पड़ेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, एंड सच रिजग्नेशन बीइंग एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, और ऐसा जो रिजग्नेशन होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो पद है उसका, ठीक है, जो पद उसका है उस पद से उसको रिक्त माना जाएगा। जैसे ही गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगी तो उसे उसके पद से क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्शन नंबर 8 है जो कि रिमूवल ऑफ चेयरमैन और मेंबर ऑफ ऑफिस की यहाँ पे बात कर रहा है। तो अध्यक्ष या फिर सदस्यों को पद से हटाया जाना, इसके बारे में बताया गया है हमारे सेक्शन 8 के अंदर। तो स्टेट गवर्नमेंट जो आपका है, फ्रॉम ऑफिस द चेयरमैन और एनी अदर डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो राज्य सरकार जो है अध्यक्ष या फिर किसी अन्य निर्देशक को पद से हटा सकती है, लेकिन किस कंडीशन में, तो इन्होंने बोला इज और बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 6। अगर सेक्शन 6 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशंस आपके मेंशन किए गए हैं, अगर ये डिस्क्वालिफिकेशंस आपके वैलिड हैं या उसके ऊपर अप्लाई होते हैं तो डायरेक्टर को, ठीक है, डायरेक्टर को और चेयरमैन को जो है हटाया जा सकता है। तो किसी अयोग्यता से अगर आपका चेयरमैन और सदस्य जो है अगर आपका ग्रसित है तो उसको हटाया जाएगा। ठीक है, विदाउट एक्सक्यूज सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज एब्सेंट फॉर मोर देन 4 कंसेक्यूटिव मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अगर मान लो कि कंटिन्यूएशन में 4 जो मीटिंग आपकी हैं बोर्ड की, उसमें अगर वो व्यक्ति यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, एब्सेंट पाया जा रहा है, नहीं आता है, तो भी उसको यहाँ पर हटाया जाएगा। ठीक है, तो राज्य सरकार की राय में अगर आप पर्याप्त कारण के बिना अगर बोर्ड की 4 से अधिक लगातार बैठकों में शामिल नहीं होते हो, अनुपस्थित रहते हो, तो आपको यहाँ पे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है
द स्टेट गवर्नमेंट में टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर आफ्टर गिवन हिम नोटिस फॉर सच पीरियड बीइंग नॉट लेस देन 1 मंथ, ठीक है, एज में बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे क्या बोला, राज्य सरकार जो है तो 1 माह से कम अवधि नहीं होनी चाहिए, नोटिस देकर किसी भी निर्देशक को नियुक्ति समाप्त कर सकती है। नोटिस जो रहेगा 1 महीने का यहाँ पे रहेगा, बीइंग नॉट लेस देन 1 मंथ, 1 महीने से जो है कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 महीने देना चाहिए। तो 1 महीने का अल्टीमेटम यहाँ पे दे दिया जाता है कि भैया तुम्हें हटाया जा सकता है और ये अल्टीमेटम आपका है, आज से 1 महीने के बाद आपको आपके इस पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि उसकी जो ज्वाइनिंग है, अपॉइंटमेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट, आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके द्वारा अपॉइंटमेंट हुआ है, तो बिना इसके अगर कोई डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हुआ है तो आप इसको टर्मिनेट नहीं कर पाओगे जब तक कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सहमति नहीं पा लेते। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सहमत अगर हो जाएगी तो आप इस व्यक्ति को यहाँ पर हटा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 9 आप देखो, इसके अंदर क्या बताया गया है कि वैकेंसीज अमंगस्ट मेंबर ऑफ डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। मतलब जो सदस्यों की रिक्ति है गठन में त्रुटि होने पर निगम के कार्यों की वैधता क्या रहेगी, तो यहाँ पे क्या बोला है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन और इट्स बोर्ड shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy in its board or any defect in the constitution thereof। इसका मतलब क्या हुआ कि कारण यहाँ पे क्या है कि बोर्ड में कोई रिक्ति है या फिर गठन में कोई दोष पाया गया है, ठीक है, तो निगम या फिर उसके बोर्ड के किसी कार्य या कार्यवाही को अवैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं माना जाएगा, कार्यवाही को क्या नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 बोलता है टेम्पररी एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ अ बोर्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पज, ठीक है। तो अस्थायी संबंधीकरण आप बोल सकते हो, यहाँ पे संविदा नियुक्ति आप यहाँ पे बोल सकते हो एक तरीके से। तो सबसेक्शन 1 यहाँ पे क्या बोलता है कि जो बोर्ड है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, बोर्ड जो आपका है किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपने साथ ऐसे किसी व्यक्ति को जोड़ सकता है, और वो व्यक्ति कैसे जुड़ेगा, अस्थायी रूप में यहाँ पे जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, अस्थायी रूप में जुड़ेगा। तो टेम्पररी टेम्पररी फॉर्म में आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, और इसकी सहायता से आप जो सलाह प्राप्त करना चाहते हो वो आप इसकी सलाह को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ऐसा प्रोविजन जो है आपको दिया गया है सेक्शन नंबर 10 के अंदर। आगे हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, क्या पर्सन एसोसिएटेड विथ इट बाय द बोर्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो अगर सबसेक्शन 1 के तहत यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, कि कोई पर्सन एसोसिएटेड है, तो एनी पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए shall have a right to take part in the discussion of the board relevant to that purpose but shall not have a right to the vote at a meeting of board, ठीक है। तो बोर्ड की जो मीटिंग आपकी होती है इसके अंदर वोट का जो अधिकार है वो इस व्यक्ति को नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर जिस पर्पज के लिए इसको जोड़ा गया है उस पर्पज के अंदर इसके पास राइट है कि वो डिस्कशन का पार्ट बन सकता है, ठीक है। इंपोर्टेंट आपका ये रहेगा टेम्पररी के लिए, ठीक है, इंपोर्टेंट आपका पॉइंट रहेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो आगे मीटिंग ऑफ बोर्ड की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, किसकी बात की गई है, मीटिंग ऑफ बोर्ड की बात की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखना जो सबसेक्शन 2 आपके हैं और जो आपका सबसेक्शन 3 है, इसके जो प्रावधान रहेंगे, प्रोविजन जो रहेगा, इसके तहत बोर्ड जो है ऐसे स्थानों पर और ऐसे समय पर क्या करने वाला है, मीटिंग्स यहाँ पे करने वाला है, बैठक यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। और इस बैठक के अंदर क्या बोला, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन रिगार्ड टू ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस at its meeting as may be provided by regulation made under this act। मतलब जो भी कार्य विधि के नियमों का पालन करेगा और इसके अधीन जो भी आपके नियम निर्धारित होंगे, ठीक है, तो इन प्रावधानों पर ये मीटिंग आपकी होने वाली है। याद रखना इंपोर्टेंट पॉइंट जो आएगा ना, वो इंपोर्टेंट पॉइंट आपका यहां से आने वाला है, इसको आपको याद रखना है। क्या, ये जो बोर्ड की आपकी मीटिंग्स होंगी, बोर्ड के मेंबर्स यहाँ पे मिलेंगे एट लीस्ट वंस इन एवरी 3 मंथ, ठीक है।
3 महीने के अंदर एक मीटिंग तो जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 3 महीने के अंदर एक मीटिंग तो होनी चाहिए। अब 3 महीने की यहाँ पे बात कर दी है तो मतलब आपका यहाँ पे 1 क्वार्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये 1 क्वार्टर के अंदर एक बार तो आपकी जो है वो यहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब अध्यक्षता कौन करेगा? बोर्ड का अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो उसका अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करेगा और यदि वो अनुपस्थित रहता है तो फिर जो आपका वाइस चेयरमैन आपका बना हुआ था, उपाध्यक्ष जो बना हुआ था, वो उपाध्यक्ष यहाँ पे करेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो फिर कोई डायरेक्टर चुना जाएगा जो कि उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। क्या करेगा? उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। थर्ड आपका सबसेक्शन यहाँ पे क्या बोलता है कि ऑल क्वेश्चंस एट मीटिंग ऑफ अ बोर्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड। ठीक है, जो भी प्रश्न रहते हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, उस मीटिंग के अंदर जो मेंबर आपके प्रेजेंट होंगे उनके वोट्स की यहाँ पर बात की जाती है। अगर मान लो कि बोर्ड के अंदर जो वोट्स मिले हैं, इक्वलिटी ऑफ द वोट्स की यहाँ पे बात की जा रही है और द चेयरमैन or in his absence any other person preceding shall have a second or casting vote। ठीक है, तो बैठक की अध्यक्षता कर रहा अन्य व्यक्ति दूसरा या निर्णायक मत यहाँ पे दे सकता है चेयरमैन के अनुपस्थिति में। ठीक है, चेयरमैन की अनुपस्थिति में। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम 11 नंबर तक सेक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं जहां पे हम मीटिंग ऑफ बोर्ड के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास के अंदर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे 6 से 7 ऐसे पॉइंट थे। ठीक है, 6 से 7 ऐसे पॉइंट थे जहां पे क्वेश्चंस बनने की आपकी संभावना है और मैंने आपको यहाँ पे टिक मार्क करा दिया है। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट जो है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आपसे बस यही है कि आप सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस एग्जाम से संबंधित कोई कोर्स चाहते हैं तो आपको ये कोर्सेस नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको यूट्यूब क्लासेस का मटेरियल जो है आपको मिल जाता है, पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए तो आज की जो हमारी क्लास है इसको करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, क्लास ओवर।